वो गर्मियों का मौसम था। आधी रात का समय था। अशोक अपनी मोटरसाइकिल को एक सुनसान सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। उसके बाइक के पीछे उसका दोस्त पुनीत भी बैठा हुआ नशे में एक गीत गुनगुना रहा था। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। तूने जाम लब से पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। वो दोनों नशे में थे, लेकिन पुनीत ने ज्यादा पी रखी थी। अशोक और पुनीत दोनों बिगड़ैल और आवारा किस्म के व्यक्ति थे। वो दोनों रात के समय में दूसरे शहरों में लूटपाट और चोरी करने का काम किया करते थे। आज भी वो दोनों हमेशा की तरह दूसरे शहर से चोरी करके अपने शहर लौट रहे थे और पुनीत नशे में गाना गाते हुए बीच बीच में कुछ बड़बड़ा भी रहा था कि तभी अशोक की बाइक के पहिए में एक तेज धमाका हुआ और बाइक हिचकोले खाती हुई रुक गई। अशोक और पुनीत दोनों बाइक से उतर गए और रात के सन्नाटे में इधर उधर देखने लगे कि तभी अशोक की नजर सड़क पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था रामपुर 2 किलोमीटर। बोर्ड को देखकर अशोक के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी कि तभी उसका दोस्त पुनीत नशे में बोला, अबे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर उस बोर्ड को देखे जा रहा है? तूने बाइक क्यों रोक दी? कितनी बार कहा है कि इतनी पिया कर जितनी झेल सके। तुझे टायर में हुआ धमाका सुनाई नहीं पड़ा क्या? बाइक का टायर फट गया है और हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। अबे तू चिंता क्यों करता है? किसी ट्रक वाले से लिफ्ट ले लेंगे। अबे बेवकूफ कहीं के, मत भूल हम लोग चोर हैं और चोरी करके हम जिस रास्ते से अपने शहर जाते हैं ना, उस रास्ते पर रात में वाहन लगभग ना के बराबर चलते हैं। देख नहीं रहा? तुझे यहाँ आसपास भी कोई पुलिस चौकी तक नहीं दिखेगी। तभी पुनीत की नजर भी सड़क पर लगे उस बोर्ड पर पड़ी। अबे रामपुर गांव यहाँ से केवल 2 किलोमीटर दूर है। चल आज रात रामपुर के किसी ढाबे पर गुजारते हैं। अबे हम वहाँ आधी रात में नहीं जा सकते। सुना है रात के वक्त रामपुर गांव में मौत का तांडव होता है। अबे बस कर यार, तू भी ना, हर जगह तुझे भूत चुड़ैल डायन पिशाच बस यही सब दिखाई देते हैं। पुनीत ने ये बात बोली ही थी कि तभी उन दोनों की नाक में किसी लेडीज परफ्यूम की एक तेज खुशबू टकराई। उन दोनों ने देखा कि बेहद सुंदर स्त्री नीले रंग की साड़ी पहने हुए अचानक झाड़ियों से निकलकर रामपुर की सीमा के अंदर जाने लगी। उसकी सुंदरता देख वो दोनों पगला उठे। शराब का नशा उन दोनों के ऊपर और हावी हो गया। देख रहा है अशोक, कितनी सुंदर स्त्री है ये जरूर अपने प्रेमी से मिलकर आ रही होगी। हाँ यार, लेकिन ये तो अकेली है। अबे हमें देखकर छुप गया होगा वो साला, या भाग गया होगा। चल इसका पीछा करते हैं। वो दोनों बुरी नीयत से उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही क्षणों में तेजी से पुनीत ने उस लड़की के सामने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो जान? पुनीत के अचानक हाथ पकड़ने से उस सुंदर स्त्री के चलते हुए कदम अचानक रुक गए। वो पुनीत की ओर घूर कर देखने लगी। पुनीत ने देखा उसकी आंखें बिल्कुल गहरी नीले रंग की थी और अजीब से अंदाज में चमक रही थी। उस स्त्री के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। पुनीत का सारा नशा उतर गया। उसने तुरंत उस स्त्री का हाथ छोड़ दिया और कांपती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम? मोक्षनी, क्या हुआ? मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? मेरे करीब नहीं आओगे? मैं तुम दोनों को मोक्ष प्राप्त करा दूंगी। इतना बोलकर वह स्त्री बेहद भयानक और अजीब अंदाज में पुनीत की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। पुनीत को अपने शरीर के रोंगटे खड़े हुए महसूस होने लगे। उसके दिल की धड़कन की रफ्तार तेज हो गई। उसके माथे पर पसीना बहने लगा। वो बेहद फुर्ती से पीछे हटने ही वाला था कि तभी उस स्त्री ने पुनीत का गला कसकर पकड़ लिया। गला पकड़ते ही उस स्त्री के नाखून बेहद लंबे और नुकीले हो गए। उसने तुरंत अपने नुकीले नाखून से पुनीत के गले पर वार कर दिया। वार इतना तेज था कि पुनीत के गले की नसें तुरंत कट गई और उसमें से खून का फवारा फूट पड़ा। पुनीत चीखते हुए धराशायी होकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर अशोक के हाथ पैर फूल गए। अशोक वहां से भागने ही वाला था
कि तभी उस स्त्री ने बेहद फुर्ती से अपने नाखूनों से अशोक के सीने पर वार कर दिया। अशोक का सीना नाखूनों के एक ही वार से फट गया और उसमें से खून की धाराएं बहने लगी। अशोक की दिल दहला देने वाली चीख उस पूरे सन्नाटे को चीर गई। कुछ ही लम्हों में अशोक का शरीर निर्जीव होकर वहीं गिर पड़ा। उन दोनों के मृत शरीर को देखकर वह स्त्री बड़े ही अजीब अंदाज में मुस्कुराई और फिर सामान्य अवस्था में आ गई और धीरे धीरे कदमों से वह रामपुर की ओर चली गई। अगली सुबह अशोक और पुनीत की लाशें रामपुर की सीमा में गांव वालों को मिली। उन दोनों की लाशें देखकर गांव में भय का माहौल पैदा हो गया। पूरे गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव में हर किसी की आंखों में खौफ के साए लहरा रहे थे। गांव वाले उन दोनों की लाशों को फटी फटी आंखों से देख रहे थे। यह पहली बार नहीं था कि जब रामपुर गांव की सीमा में किसी की लाश मिली हो। अक्सर वहां पर अजीबोगरीबे लाशें मिला करती हैं। इसी वजह से रामपुर गांव में शाम के बाद सन्नाटा छा जाता था और यह सब कुछ वर्षों पहले ही शुरू हुआ था। पुलिस ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की तो कुछ समय बाद पुलिस वालों की लाशें भी गांव में मिलने लगी। अक्सर रात के वक्त किसी न किसी की चीख से पूरा गांव दहल जाता। जिसने भी रात के वक्त घटनास्थल पर जाने की कोशिश की, अगली सुबह वह गांव वालों को मुर्दा मिला। कुछ समय बाद रामपुर गांव की पुलिस चौकी वीरान रहने लगी। कोई भी पुलिस वाला वहां रात में ड्यूटी करने से कतराने लगा। दोपहर के 12 बज रहे थे। रागिनी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। रागिनी ठाकुर सुजीत सिंह की इकलौती बेटी थी। ठाकुर सुजीत सिंह रामपुर के बड़े जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। रामपुर में उनकी बेहद आलीशान और बड़ी हवेली बनी हुई थी। ठाकुर सुजीत सिंह का रामपुर गांव में अच्छा खासा दबदबा था। ठाकुर सुजीत सिंह दोपहर के वक्त हवेली के बाहर बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ झलक रही थी कि तभी उनकी पत्नी निर्मला अपनी हवेली की नौकरानी चंदा के साथ ठाकुर सुजीत सिंह के पास आकर खड़ी हो गई। चंदा के हाथ में चाय का कप था। अपने पति के माथे पर चिंता की लकीरें देखकर निर्मला अपने पति से बोली, पिछले 2 घंटे से आप ऐसे ही टहल रहे हैं, चाय पीकर थोड़ा आराम कर लीजिए। चंदा ने चाय का कप ठाकुर सुजीत सिंह को थमा दिया। ठाकुर सुजीत सिंह चाय का कप लेकर वहीं पास में रखी हुई अपनी कुर्सी पर बैठ गए। क्या बात है जी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। आज गांव की सीमा पर फिर से 2 अनजान लाशें मिली है। रात के वक्त उन्हें भी किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर गांव में यह सब कब तक चलता रहेगा। कौन थे वो अजनबी? आपके चिंता करने से क्या होगा? हमारे गांव में तो वैसे भी आए दिन ऐसी वारदातें होती ही रहती हैं। चिंता की बात है निर्मला, तुम तो जानती हो कि आज मुंबई शहर से हमारे गांव में कुछ मेहमान आने वाले हैं। वो हमारी जमीन को खरीदकर एक मिल बनाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रामपुर के बारे में ये सब जानकर वो अपना इरादा ना त्याग दे। ऐसा कुछ नहीं होगा जी, आप अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। रागिनी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? ठाकुर सुजीत सिंह की बात सुनकर निर्मला के बोलने से पहले ही चंदा ठाकुर सुजीत सिंह से बोली, वो तो अभी तक सो रही हैं। चंदा की बात सुनकर ठाकुर सुजीत सिंह की आंखों में क्रोध झलकने लगा। उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, जाओ जाकर उसको उठाओ। मुझे इस लड़की के लक्षण बिल्कुल भी सही नहीं लगते। ये लड़की रात भर जागती है और पूरे दिन सोती है। तुम कैसी माँ हो? तुम अपनी बेटी को नहीं समझा सकती? आपने सही कहा ठाकुर जी। रात 12 बजे के बाद मुझे छोटी मालकिन के कमरे में कुछ खटर पटर की आवाजों की आहट सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोलकर जब देखा तो छोटी मालकिन अपने बिस्तर पर मौजूद ही नहीं थी। चंदा की बात सुनकर निर्मला क्रोधित होकर चंदा से बोली, तो कहना क्या चाहती है चंदा? अपनी हद में रहा कर। निर्मला की बात सुनकर चंदा चुप हो गई और ठाकुर सुजीत सिंह गुस्से से वहां से चले गए।
ठाकुर सुजीत सिंह के जाते ही निर्मला बेहद गुस्से में चंदा की ओर देखकर बोली, तुझसे कितनी बार कहा है चंदा कि कम बोला कर। जा जाकर रागिनी को उठा, उसको बोल कि तैयार हो जाए, शहर से कुछ मेहमान आने वाले हैं। गलती हो गई ठकुराइन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी जाकर छोटी मालकिन को उठाती हूँ। इतना बोलकर चंदा वहां से चली गई और निर्मला गहरी सोच में वहां पर बैठ गई। यह पहली बार नहीं था कि जब चंदा ने यह बात ठाकुर सुजीत सिंह को बताई थी। चंदा इससे पहले कई बार निर्मला को भी बता चुकी थी कि कभी कभी रागिनी पूरी रात नहीं सोती और बेचैनी के आलम में हवेली में टहलती रहती है, और कभी कभी रात के वक्त रागिनी अचानक हवेली से गायब भी हो जाती है। शुरुआत में निर्मला ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, मगर चंदा की बार बार कहने पर निर्मला ने रागिनी पर नजर रखना शुरू कर दिया। निर्मला ने अपनी आंखों से देखा कि रागिनी कभी कभी पूरी रात बेचैनी के आलम में हवेली में टहलती रहती है और कभी कभी वो हवेली में मौजूद भी नहीं होती। शुरुआत में निर्मला बेहद घबरा गई थी। निर्मला ने ठाकुर सुजीत सिंह की नजरों से बचकर रागिनी को ढूंढने की कोशिश की तो वो कहीं नहीं मिली। मगर सुबह रागिनी अपने बिस्तर पर सोती हुई मिली। ऐसा हमेशा से चलता आ रहा था। निर्मला को यही सब सोचते हुए सुबह से शाम कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसका ध्यान चंदा की आवाज से टूटा। ठकुराइन, शहर से आने वाले मेहमान आ गए हैं। चंदा की बात सुनकर निर्मला उठकर खड़ी हो गई। तूने रागिनी को उठा दिया ना? ठकुराइन, उन्हें तो बहुत देर पहले उठा दिया। लगता है आप काफी गहरी सोच में बैठी हुई थी। आपको खुद अंदाजा नहीं है कि आपको यहाँ बैठे हुए 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। चलिए, आपको ठाकुर साहब बुला रहे हैं। चंदा की बात सुनकर निर्मला उस कमरे की ओर आ गई जहां पर वो मेहमान बैठे हुए थे। आखिर कौन थी वो जिसे देखकर अशोक और पुनीत बुरी तरह से डर गए? उसने क्यों उन दोनों को मार डाला? रामपुर गांव में रहस्यमयी मौतों का क्या रहस्य है? रात के वक्त आखिर रागिनी के लापता होने का क्या रहस्य है? वह क्यों रात भर हवेली में बेचैनी के आलम में टहलती रहती है? जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर देखें।